आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े वित्तीय रहस्य के बारे में। सोचिए, 48 लाख करोड़ रुपए रातों रात गायब। क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी डकैती थी या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए, आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 48 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये अमाउंट इतना बड़ा है कि सुनने में भी यकीन नहीं होता है ना। लेकिन ये सच है। फरवरी के आखिर और मार्च के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट से इतनी बड़ी रकम बस हवा हो गई। और हाँ, ये कोई कागजी नुकसान नहीं था। ये थी असली दौलत, निवेशकों की मेहनत की कमाई जो उनकी आंखों के सामने घट रही थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सारा का सारा पैसा गया कहाँ? क्या इसे किसी ने चुरा लिया या ये हमेशा के लिए खत्म हो गया? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये कोई नॉर्मल मार्केट क्रैश नहीं था। असल में ये एक बाहरी तूफान था जिसकी शुरुआत हमसे हजारों मील दूर पश्चिम एशिया में हुई एक घटना से हुई। एक ऐसी घटना जिसने एक अदृश्य, एक इनविजिबल शॉकवेव की तरह हमारे मार्केट को हिलाकर रख दिया। फिनेंस की दुनिया में ना ऐसी घटनाओं के लिए खास नाम है, ब्लैक स्वॉन इवेंट। अब ये क्या होता है? जरा सोचिए, एक ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होता, एकदम अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जब वो होती है तो पूरी दुनिया हिला कर रख देती है। याद है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोविड-19? ये सब ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ही थे। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बाहरी संकट ने अचानक हमारे बाजार पर हमला बोल दिया। और यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीब बात थी। एक तरफ तो भारत की अपनी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स थे, मतलब जो नींव थी, वो चट्टान की तरह मजबूत थी। हम उस लड़ाई झगड़े का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ उस बाहरी संकट की लहरें हमसे आ टकराईं, जिससे विदेशी निवेशक बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने फटाफट अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और इसका असर अरे बिजली की रफ्तार से हुआ। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें एफपीआईज कहते हैं, उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में 2000 करोड़ रुपए मार्केट से खींच लिए। हमारा रुपया भी कमजोर हो गया और डॉलर के मुकाबले 94 तक पहुंच गया। अब यह बिल्कुल साफ था कि ये मार्केट का कोई रोज का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक बाहरी संकट से आया हुआ भूचाल था। लेकिन इन बड़ी बड़ी जालों और बातों के बीच में असल में नुकसान उठा कौन रहा था, जानते हैं? इसका जवाब इस एक नंबर में है, 13.5 करोड़। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के उन आम निवेशकों की संख्या है जो अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। और पता है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे असली लोग हैं, असली कहानियां हैं। वो कोई नौजवान हो सकता है जिसने पहली बार निवेश किया हो, या कोई सैलरी वाला इंसान जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा था, या फिर वो रिटायर्ड अंकल जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रखी थी। ये उन सबकी मेहनत की कमाई थी जो इस तूफान में फंस गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे आम लोगों पर असर पड़ा तो मदद की आवाजें उठने लगी। कुछ सॉल्यूशंस भी सामने आए, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। क्या ये सच में निवेशकों को बचाने की कोशिश थी या फिर ये बस एक पॉलिटिकल चाल थी जिसे मार्केट पॉपुलिज्म कहते हैं? तो ये था वो 5 पॉइंट का रेस्क्यू प्लान। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव थे, जैसे शेयर खरीदने बेचने पर जो टैक्स लगता है, एसटीटी, उस पर कुछ टाइम के लिए छुट्टी दे दी जाए। या फिर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसे आने वाले मुनाफे से एडजस्ट करने के लिए और ज्यादा टाइम दिया जाए। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, एक बहुत ही जायज सवाल। कुछ लोगों ने कहा, अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है? क्या ये उन लोगों के लिए एक तरह का बेल आउट नहीं है जो जानते बूझते हुए बाजार के जोखिम में उतरे थे? उनका कहना था कि भाई, ऐसी मदद से तो लोग आगे और भी ज्यादा रिस्क लेंगे, है कि नहीं? इसका जवाब जानते? इस एक लाइन में था। पॉइंट ये नहीं था कि मार्केट को खुश करने के लिए कुछ भी किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये था कि उन आम परिवारों को एक सुरक्षा कवच दिया जाए जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो एक बाहरी संकट की चपेट में आ गए। बस इस एक लाइन ने पूरी बहस को मुफ्त की रेवड़ी से हटाकर जरूरी सुरक्षा पर ला दिया। जरा इस पर नजर डालिए। एक आम निवेशक जब एक भी शेयर खरीदता है ना, तो उसे कितने सारे टैक्स और चार्ज देने पड़ते हैं। ब्रोकरेज है, एसटीटी है, एक्सचेंज चार्ज, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्ट लंबी है। और अगर किस्मत अच्छी रही और प्रॉफिट हो भी गया तो उस पर भी तगड़ा टैक्स लगता है। तो ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी सी राहत भी उनके टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी थी।
एक और बहुत ही समझदारी वाला सुझाव था। देखिए, अभी का नियम ये है कि अगर आपको बाजार में नुकसान होता है तो आप उसे अगले 8 सालों तक अपने मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रपोजल ये था कि इस स्पेशल क्राइसिस से हुए नुकसान के लिए ये टाइम लिमिट बढ़ाकर 12 से 15 साल कर दी जाए। इसका सीधा सा मतलब था निवेशकों को अपने पैरों पर फिर से खड़े होने के लिए थोड़ी और मोहलत देना। चलिए अब इस फौरी संकट से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस पूरी घटना ने हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सबक सिखाया। ये सिर्फ जख्म पर मरहम लगाने की बात नहीं थी, बल्कि ये भविष्य में ऐसी चोट लगने से बचने के बारे में था। और वो सबक क्या था? सबक ये था कि सिर्फ एक मजबूत इकोनॉमी होना ही काफी नहीं है। सोचिए, आप दुनिया का सबसे मजबूत किला बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे एक अनएक्सपेक्टेड सुनामी से बचाने के लिए दीवारें नहीं बनाई तो वो भी बह जाएगा। और यही से जन्म हुआ पॉलिसी शील्ड के आइडिया का, मतलब एक नीतिगत ढाल। इसका मतलब है कि हम पहले से ही ऐसी पॉलिसीज बनाकर रखें जो बाहरी संकटों के टाइम पर हमारे घरेलू निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करें, ताकि जब तूफान किसी और के घर आए तो उसकी छींटें हमारे लोगों पर ना पड़ें। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहला, आज की कनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश अलग थलग नहीं है। एक कोने की हलचल दूसरे कोने में सुनामी ला सकती है। दूसरा, किसी भी मार्केट की असली जान उसके आम निवेशक होते हैं। उनका भरोसा टूटा तो समझो पूरी इमारत हिल गई। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमें आग लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आग बुझाने का सिस्टम पहले से तैयार रखना चाहिए। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज की इस पूरी तरह से जुड़ी हुई दुनिया में, जहाँ एक देश की छींक से दूसरे देश को जुकाम हो जाता है, क्या वाकई में कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। नॉलेज हब देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।